अर्थशास्त्र में संसाधनों के आवंटन उपयोग का अध्ययन किया जाता है, जिससे एक उपभोक्ता मुद्रा एवं समय का उपयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है एवं एक उत्पादक भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, तकनीक का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है एवं सरकार के द्वारा समाज कल्याण किया जाता है। संसाधनों का बेहतर उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि संसाधन सीमित होती है और सीमित इच्छाएं होती हैं एवं एक संसाधन को अनेकों उपयोग में कैसे लाया जा सकता है, इसे संसाधनों का उपयोग बेहतर उपयोग के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन करते हैं हम लोग। तो अर्थशास्त्र शब्द एक प्राचीन ग्रीस शब्द ओइकोनोमिया से बना है। ओइकोस और नोमोस। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड, पारिवारिक। नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, प्रबंधन। अरस्तु ने अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कहा है। गतिविधियों के आधार पर अर्थशास्त्र दो प्रकार की है। एक्टिविटीज़ के आधार पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधि। इसका उद्देश्य है मुद्रा अर्जित करना, लाभ कमाना। इसमें प्रोडक्शन, उत्पादन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय, एक्सचेंज, उपभोग, कंजक्शन होता है। उत्पादन मतलब बनाना, वितरण मतलब बेचना, विनिमय मतलब खरीदना, उपभोग मतलब पहनना। नॉन इकोनॉमिक दूसरा टाइप है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गैर आर्थिक गतिविधियाँ, अनार्थिक गतिविधियाँ। इसका उद्देश्य लाभ अर्जित नहीं करना। अर्थशास्त्री के आधार पर दो हैं। एडम स्मिथ के द्वारा व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और जेम्किंस के द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो टाइप के हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ व्यष्टि अर्थशास्त्र और जेम्किंस के द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स वह है जिसमें इस अर्थशास्त्र की शाखा में सूक्ष्म स्तर का अध्ययन किया होता है, अर्थात एक व्यक्तिगत स्तर का अध्ययन होता है। इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन एवं एक उत्पादक के आपूर्ति का अध्ययन। किसी एक कंपनी के उत्पादन के लागत का अध्ययन etc। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। उपभोक्ता एवं उत्पादक। उपभोक्ता मांग घटेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग घटेगी और मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति घटेगी। जब मांग कम होगा, आपूर्ति ज़्यादा होगी तो कीमत कम होगा, और जब मांग ज़्यादा होगा तो आपूर्ति कम तो कीमत ज़्यादा होगा। मांग कम, आपूर्ति ज़्यादा, कीमत कम। मांग ज़्यादा, आपूर्ति कम, कीमत ज़्यादा। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की इस शाखा में एक व्यापक स्तर का अध्ययन होता है, अर्थात समग्र स्तर के अध्ययन से संबंधित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड संपूर्ण मांग, और एग्रीगेट सप्लाई संपूर्ण आपूर्ति, राष्ट्रीय आय, गरीबी स्तर। नोट करने वाली बात है, रेगनार फ्रिश ने व्यष्टि एवं समष्टि शब्द दिए थे। एडम स्मिथ 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की थी। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स के पिता। जेम्किंस समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की पुस्तक की रचना किए थे जेम्किंस। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का नाम है
स्वेरिक्स स्वेरिक्स बैंक प्राइज। स्वेरिज रिक्स बैंक पुरस्कार। विश्व की प्रथम केंद्र बैंक स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्थापना 1668 में हुई थी। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में रेगनार फ्रिश एवं जैन टिनबर्जन को दिया गया था। 2021 में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, डेविड कार्ड और यूरो डब्ल्यू लेंगेंस। इन सभी को 2022 में इन लोग को 2023 में इन लोग को पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और सकारात्मक तथा तथ्य संबंधित पॉजिटिव नॉर्मेटिव सब्जेक्टिव नियामक विचार। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या था, क्या है, क्या होगा से संबंधित है। यह आंकड़ों तथा तथ्यों से संबंधित होता है। यह वैकल्पिक होता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नियामक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है। इसमें विचारों जजमेंट के अध्ययन करते हैं। यह विषयात्मक सब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था यह किसी एक विशेष स्थान से संबंधित होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के नियमों सिद्धांतों को किसी एक स्थान पर कैसे लागू हो रहे हैं से संबंधित है। न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जैसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिज्म, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ इसके जनक हैं। इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर अधिकतम स्वामित्व निजी क्षेत्रों का होता है। इसमें निजी क्षेत्र अधिक, सार्वजनिक क्षेत्र कम होता है। बाजार सेनाओं डिमांड एंड सप्लाई का स्वतंत्र प्रवाहन होता है, अर्थात उपभोक्ता की मांग एवं उत्पादक की आपूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना, लेइसेस फेयर, जहाँ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। कीमत तंत्र प्राइस मैकेनिज्म, जब कीमतों का निर्धारण मांग तथा आपूर्ति के आधार पर हो तो उसे कीमत तंत्र कहते हैं। उपभोक्ता संप्रभुता कंज्यूमर सोवरेनिटी, इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के पास उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की मांग करने का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्टिक इकोनॉमी, बाजार के सेनाओं में प्रवाहन में रुकावट प्रतिबंध होता है। अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप नियंत्रण होता है। मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण, समावेशी विकास, आय का समान वितरण। आर्थिक नियोजन मुख्य विशेषता होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल रसिया से लिया गया था, जो कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल बुक की रचना किए हैं। इनको समाजवाद का पिता जनक कहते हैं, कार्ल मार्क्स को। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में दोनों सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण करना होता है। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नोट करने वाली बातें, आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन दूसरी औद्योगिक नीति 1956 से भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में 1991 में परिवर्तित होती है। 1990 के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए मनमोहन राव समिति का गठन किया गया एवं इस समिति को सिफारिशों एवं IMF तथा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सलाह से 1991 में नई आर्थिक सुधार नीतियाँ लाई गईं
एल लिबरलाइजेशन उदारीकरण, लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाना। पी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों को बेचना। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना अर्थात अधिक से अधिक देशों के साथ आयात निर्यात करना। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें नियमों सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था एक स्थान है जहाँ अर्थशास्त्र के नियमों को अप्लाई करते हैं। अर्थशास्त्र की विचारधाराएं। क्लासिकल इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कोई आवश्यकता नहीं है। एडम स्मिथ 1776, वेल्थ ऑफ नेशन, पूंजीवादी प्राइवेट सेक्टर। अर्थव्यवस्था में सरकार की एक अहम भूमिका होती है। जेमकिंस के अनुसार कीनेजियन इकोनॉमिक समाजवादी, पब्लिक सेक्टर लिबरल्स, न्यू लिबरल्स, उदारवाद, नव उदारवाद, पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर दोनों। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की विचारधाराएं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, शास्त्रीय अर्थशास्त्री। इस अर्थव्यवस्था में सबसे प्राचीन अर्थशास्त्री एवं उनकी विचारधाराएं को शामिल किया गया है, जैसे एडम स्मिथ एवं जे.बी. से, डेविड रिकार्डो, एल्फ्रेड मार्शल etc. इस विचारधारा के अर्थशास्त्रियों को यह मानना था कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेती है। पूंजीवाद के पिता एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई। पूंजीवाद। कीनेजियन इकोनॉमिस्ट, कीनेजियन अर्थशास्त्री। इस विचारधारा के अर्थशास्त्री को यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में सरकार की यह अहम भूमिका होती है एवं सरकार को होना आवश्यक अनिवार्य है। जैसे जेमकिंस, कार्ल मार्क्स इस विचारधारा के प्रशंसक हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पब्लिक लिबरल्स, न्यू लिबरल्स, उदारवाद, नव उदारवाद, उदारवादी, नव उदारवादी। इस अर्थव्यवस्था में आधुनिक अर्थशास्त्री शामिल होते हैं, अर्थात इस विचारधारा में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुपालन करते हैं, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के आर्थिक क्षेत्र। इंडिया ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। कार्य की प्रकृति के आधार पर, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र की दो टाइप है, चतुर्थक और क्विनरी। पंचम क्वाटरनरी। कार्य की परिस्थिति के आधार पर, शर्त के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित एवं गैर संगठित क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। कार्य की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। इस क्षेत्र में भूमि एवं उससे संबंधित गतिविधियां होती हैं। यह क्षेत्र अन्य दोनों क्षेत्रों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन लोगों को लाल पोशाकधारी कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। भारतीय जीडीपी में इस क्षेत्र का सबसे न्यूनतम योगदान है, लगभग 18 से 20%, लेकिन भारत की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा इस क्षेत्र में कार्य करता है। द्वितीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है लेकिन उन्हें अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करता है, जैसे गेहूं, आटा, ब्रेड, बिस्किट। सेकेंडरी सेक्टर 3 प्रकार की होती है,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उन्हें नीली पोशाकधारी कहते हैं, ब्लू कलर वर्कर्स कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, निर्माण, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एवं गैस सप्लाई भी इसी में होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की जीडीपी में इसका योगदान 25 से 30% रहता है। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तब भारत सरकार को इस वित्तीय क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना अधिक संवेदनशील है। हालांकि वर्तमान में भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों परियोजनाएं प्रारंभ की है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इत्यादि। तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र अन्य दोनों क्षेत्रों को विकास में सहायक होता है, जैसे शिक्षण, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, श्वेत पोशाकधारी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तृतीय क्षेत्र दो प्रकार की होती है। चतुर्थ धातु क्षेत्र, क्वाटरनरी सेक्टर। यह ज्ञान आधारित क्षेत्र है, जैसे शिक्षक, सीए, डॉक्टर, वकील, नर्स आदि व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। पंचम, क्विनरी सेक्टर्स। इस क्षेत्र में उच्च निर्णय लेने वाले लोगों को शामिल करते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स, एमपी, एमएलए, हाई कोर्ट जजेस। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। कार्य की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का वर्गीकरण। मोर देन 90, 90 से ऊपर, लेस देन 90 और 0 से 89, 90 से कम। कार्य की परिस्थिति के आधार पर, शर्त के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। रोजगार की शर्तें, सरकारी नियम और नियमित एवं निश्चित मासिक वेतन, नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पेंशन जैसे अतिरिक्त लाभ संगठित क्षेत्र में होती हैं एवं असंगठित क्षेत्र में नहीं होती है। समिति के आधार पर अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्रों का वर्गीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र, 51% से अधिक शेयर्स सरकार के पास। निजी क्षेत्र, 51 से अधिक शेयर्स निजी क्षेत्रों के पास।